जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान हिस्ट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट चित्रकार लेकर के आई हूं जो पाश्चात्य कलाकार है। और इस पाश्चात्य कलाकार को हम केवल आप इसको पाश्चात्य कलाकार को यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये जो है इस कलाकार के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको इसके बारे में विधिवत जानकारी दूंगा। और उस चित्रकार का नाम है विंसेंट वान गो। विंसेंट वान गो का समय 1853 से लेकर के 90 तक की इसका समय है। तो विंसेंट वान गो के बारे में पहले जान ले कि विंसेंट वान गो जो है इसको डच कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसको डच कलाकार के रूप में जाना जाता है। इसको विंसेंट वान गो को उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। विंसेंट वान गो को डच कलाकार के रूप में, उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जानते हैं इनको हम? इन दोनों कलाकार के रूप में इसे हम जानते हैं, कलाकार के रूप में इसे जानते हैं। तो कौन सा? डच कलाकार। अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि वान गो कौन है, तो वान गो अगर उत्तर प्रभाववादी नहीं लिखा है तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि वान गो जो है वो एक डच कलाकार है। क्या है? वो एक डच कलाकार है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि वान गो क्या है। विंसेंट वान गो उत्तर प्रभाववादी कलाकार, या इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं विंसेंट वान गो को आधुनिक कला का जन्मदाता। ध्यान रखना, आधुनिक कला का जन्मदाता कहते हैं सेजान को। अगर सेजान विकल्प में नहीं आता है तो हम किसको कहते हैं? वान गो को। इसीलिए हमने लिखा है आधुनिक कला का जन्मदाता। समझ रहे हैं आप लोग? इसे कहते हैं आधुनिक कला का जन्मदाता। आगे क्या है? विंसेंट वान गो की तूलिका को रेंगता हुआ सांप, क्या कहते हैं? रेंगता हुआ सांप कहा जाता है। यानी इसकी तूलिका बोले तो इसके जो ब्रश होता है, इसके ब्रश को रेंगता हुआ सर्प मतलब सांप, इसको रेंगता हुआ सांप या इसको कह लें हम सर्प, बात एक ही है। रेंगता हुआ सर्प या रेंगता हुआ सांप कहा जाता है। किसे कहते हैं? इसकी तूलिका को कहते हैं। तूलिका बोले तो ब्रश, याद कर लीजिएगा, तूलिका बोले तो ब्रश। क्लियर हो रहा आप लोग को, सभी लोग को? तो इस तरह से विंसेंट वान गो को इनके अलावा ये जानते, इसके अतिरिक्त विंसेंट वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई। इनके जीवन पर आधारित जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है लास्ट फॉर लाइफ। क्या नाम उसका है? लास्ट फॉर लाइफ। ये कब लिखी गई है? तो आप सीधे कहोगे ये पुस्तक 1940 में ये पुस्तक लिखी गई थी। सॉरी, 1934 में। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1934 में। 1934 में ये पुस्तक लिखी गई। किसने लिखी थी? इरविन स्टोन, विद्वान कलाकार इरविन स्टोन द्वारा। याद कर लीजिएगा, इरविन स्टोन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसे कहते हैं लास्ट फॉर लाइफ। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? लास्ट फॉर लाइफ। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, फिर एक बात समझ लीजिए।
विंसेंट वान गो डच कलाकार, उत्तर प्रभाववादी कलाकार, आधुनिक कला का जन्मदाता। सेजान अगर विकल्प नहीं को तब लगाएंगे अब, ठीक है। इसकी तूलिका को रेंगता हुआ सर्प या सांप कहा जाता है। विंसेंट वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम है लास्ट होना चाहिए, लास्ट फॉर लाइफ, ठीक है। इसको कहते हैं लास्ट फॉर लाइफ। ये उनके जीवन की प्रमुख पुस्तक है और लिखने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है इरविन स्टोन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विंसेंट वान गो का जो जन्म हुआ था, ध्यान देखना, इसका जन्म 1853 में हॉलैंड को ही कहते हैं डच, वर्तमान में इसको कहते हैं नीदरलैंड। तो अगर पूछा जाए डच कलाकार या नीदरलैंड कलाकार या हॉलैंड का कलाकार, तो एक ही व्यक्ति को टिक मारेंगे और उसका नाम है वान गो, विंसेंट वान गो। तो 1853 में हॉलैंड के एक गांव जीव, क्या नाम उसका, बड़ा जीव नाम है, गुर्ट जीवडल्ट। क्या नाम उसका? गुर्ट जीवडल्ट गांव में जन्म हुआ। ध्यान कर लीजिएगा, इसका जन्म कहां हुआ। इसका जो जन्म हुआ है गुर्ट जीवडल्ट गांव में इसका जन्म हुआ। 1853 हॉलैंड में इसका जन्म हुआ था। क्लियर हो रहा है? ये हॉलैंड में इसका जन्म हुआ। इसके पिता जो थे, इसके पादरी थे। इसके पिता जो थे वो कौन थे? पादरी थे। लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी। बचपन से इनको कला का शौक था, इसीलिए इनके पिता ने इनका दाखिला करा दिया। वो जेवेनबर्गन विद्यालय में 12 वर्ष की आयु में, ध्यान देना, 12 वर्ष की आयु में जेवेनबर्गन विद्यालय कहाँ था? हॉलैंड में, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में जेवेनबर्गन विद्यालय में इनका दाखिला कराया गया। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। समझिएगा, 16 वर्ष की आयु में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 12 वर्ष की आयु में जेवेनबर्गन विद्यालय में दाखिला लिया और 16 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़कर फ्रांस आ गए। कहां आ गए? पढ़ाई छोड़कर फ्रांस आ गए। और फ्रांस में आकर के एक व्यापारी जिसका नाम था गूपिल। किस व्यापारी? मैं लिख दे रहा हूं यहां से, गूपिल व्यापारी की कंपनी में काम करने लगे। यहां गूपिल व्यापारी कंपनी में काम भी करते थे और चित्र बनाकर बेचते थे। इनका काम बहुत अच्छा था। इनका एक छोटा भाई भी था, उस भाई का नाम था थियो। वान गो के छोटे भाई का नाम था थियो। याद कर लीजिएगा, वान गो के छोटे भाई का नाम था थियो, जो जीवन भर इसने अपने भाई की बड़ी मदद की थी। कहते हैं, ध्यान देना, कहते हैं कि गूपिल व्यापारी के यहाँ, ये गूपिल व्यापारी कहाँ था? फ्रांस में था।
गुपिल व्यापारी के यहाँ ये काम करते थे, ठीक ठाक काम करते थे, मानसिक संतुलन इनका बड़ा अच्छा था, काम अच्छा था, इसीलिए इनको भेज दिया गया। गुपिल व्यापारी की कंपनी जिसकी एक शाखा जो थी वो लंदन में थी, इनको लंदन भेज दिया गया कंपनी की ओर से, इनको भेज दिया गया लंदन, इनको कंपनी की ओर से इनको भेज दिया गया लंदन। अब ये लंदन चले गए और लंदन की कंपनी में ये काम करने लगे। अब क्योंकि लंदन आए थे तो इन्होंने किराए का कमरा लिया, इन्होंने लंदन में, याद कर लीजिएगा, लंदन में इन्होंने एक किराए का कमरा लिया, लंदन में किराए का कमरा लिया। जहां इन्होंने कमरा लिया उस मकान मालिक की लड़की, जिसका नाम था उर्सुला, मकान मालिक की लड़की उर्सुला इनके साथ हमदर्दी जताती थी, इनके लिए कभी भोजन ले आती थी, तो कभी कुछ खाने को ले आती थी, कभी इनसे बैठकर बातें करती थी। इनको लगने लगा कि वो शायद, लगता है वो मुझसे प्रेम करती है, उनको लगने लगा वानगो कि ये मेरी तरफ इसका लगाव है। तो जब किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला को लगता है कि इसका हमारी तरफ लगाव है और या तो उस प्रेम के साथ आगे बढ़ाने के लिए विवाह करता है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, सीधी सी बात है। वानगो ने उर्सुला से, इस लड़की से इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस महिला नहीं कहेंगे, लड़की कहेंगे, उस लड़की ने इनसे कहा, क्योंकि ये जब इन्होंने प्रस्ताव रखा था तो उसके कमरे में आकर इन्होंने कहा था, अपने कमरे में नहीं कहा था, इन्होंने उसके कमरे में आकर कहा, उर्सुला मैं तुमसे प्रेम करता हूं और विवाह करना चाहता हूं। तो इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस उर्सुला ने इनसे कहा कि कमरे के बाहर निकल जाओ। ये कमरे के बाहर निकलते, मतलब उसके विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो धड़ाम से दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ इसलिए गया कि मतलब कोई वही नहीं है, बल्कि और दरवाजा बंद कर दिया गया। वहीं से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इन्होंने क्या किया, लंदन में नौकरी छोड़ दी। लंदन में नौकरी छोड़ने के बाद लंदन में नौकरी छोड़ दी और लंदन से ये आ गए कहां, फ्रांस आ गए। फ्रांस में आकर के इन्होंने एक दूसरी नौकरी की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता था और फिर ये लंदन भाग गए। फ्रांस से फिर लंदन चले आइए। लंदन जब यहां पर आ गए तो इन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में ये शिक्षक बन गए। कॉन्वेंट स्कूल में क्या बन गए, ये लंदन आकर के ये उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल में ये शिक्षक बन गए। जब ये कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक बन गए तो इनको पढ़ाने का काम नहीं दिया गया था। इनको दिया गया था कि आप स्कूल के जो छात्र हैं उन छात्रों से के पेरेंट्स से आपको फीस का कलेक्शन करना है और जो सामग्री उनके पेरेंट्स देंगे उस सामग्री को लेकर के आना है। जो भी यहाँ दाखिला है सबको ये काम करना है, सभी पेरेंट्स को देना है, माता पिता को। तो ये जब वसूलने जाते तो जब किसी पेरेंट्स यानी किसी छात्र के पेरेंट्स को यानी माता पिता को गरीब अवस्था में देखते तो उनसे ये वसूलते नहीं थे।
यानी इस काम में भी उनका मन नहीं लग रहा था और इसीलिए स्कूल से ये निकाल दिए गए। निकालने के बाद फिर इनको जब निकाल दिया गया तो निकालने के बाद वानगो ने निर्णय लिया कि अब वानगो ने फिर इन्होंने एक पादरी के यहाँ, पादरी ना कहे कि हम यहाँ कहेंगे ऐसे, सॉरी, एक विंसेंट वानगो ने एक धर्म उपदेशक के यहाँ नौकरी कर ली। देखा होगा कि पादरी तो कई होते हैं, लेकिन कुछ पादरी ऐसे होते हैं जो उपदेश देते हैं। जैसे पंडित तो होते हैं, लेकिन कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो वास्तव में पंडित हैं लेकिन उपदेश देने वाले हैं। कुछ मुस्लिम में सभी तरह के होते, लेकिन कुछ उपदेश देने वाले होते। तो उसी तरह से पादरियों में से जो उपदेशक होते, धर्म उपदेश देते थे, जिसको कन्फेक्शन करते थे, तो अक्सर क्या करते थे, जब ये पादरी नहीं रहते थे तो ये कन्फेक्शन करते हैं ना कि आपको कन्फेस कर रहे हैं कि क्या करना है, तो इस तरह से वो करवाते भी थे। तो उनके मन में ये जिज्ञासा, क्यों ना हम पादरी बन जाएं। इनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम पादरी बन जाएं, और पादरी बनने का इन्होंने निर्णय लिया। किसने? वानगो ने। तो पादरी बनने का निर्णय लिया। पादरी बनने का निर्णय लिया, लेकिन एक चीज इनको ये प्रॉब्लम थी कि पादरी बनने के लिए स्नातक होना जरूरी है। इंटर पास थे, तो इसके लिए इनको स्नातक इनको पास करना था। बाकायदा इसके लिए कुछ एक विशेष स्थान पे जाकर के 8 महीने की जबरदस्त तैयारी की, परीक्षा हुई, लेकिन स्नातक में ये हो गए फेल। जब स्नातक में फेल हो गए तो इनका मानसिक संतुलन और बिगड़ गया। और जब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो फिर ये पादरी वादरी की सब नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ करके फिर ये चले आए कहां? 1880 से 86 के बीच में ये चले गए कहां? ये चले गए खदानों में। जो खदान होते हैं, जहां खुदाई चलती है कोयले आदि की, तो कोयले की खदानों में चले गए, समझिएगा। तो जब ये वहां गए तो वहां के गरीबों की सेवा करते थे। उनको अब क्योंकि पादरी की जानकारी इनको हो चुकी थी, तो पादरी के बारे में, यानी वो एक तरह से पादरी बन करके वहां लोगों की सेवा कर रहे थे। तो 1880 से लेकर के 86 के मध्य के वानगो के काल को, 1880 से 86 के बीच के वानगो के काल को, इस काल को डच काल, क्या कहते हैं इसको? डच काल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? डच काल। हॉलैंड के खदानों में थे, इसीलिए इसको कहा गया डच काल। और इसी समय इन्होंने कहा था कि ईसा सबसे महान कलाकार है। नोट कर लीजिएगा, कोटेशन में नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। इन्होंने कहा था वानगो के अनुसार ईसा मतलब ईसा मसीह, ईसा सबसे महान कलाकार है। क्या है? ईसा सबसे महान कलाकार न कहेंगे, चित्रकार है। महान चित्रकार है। ये बात किसने कही थी? वानगो ने कहा था। ईसा सबसे महान चित्रकार है। ध्यान रखिएगा, ईसा सबसे महान चित्रकार, ये बात किसने कही? ये बात जो कही थी ये वानगो ने कहा था। ध्यान रखिएगा, वानगो ने कहा ईसा सबसे महान। लेकिन इसी तरह से गांधी ने भी कहा था एक बार। गांधी के अनुसार ईसा सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। क्या कहा था गांधी ने? ईसा
ईसा, इन्होंने क्या कहा था? ईसा सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। ये बात किसने कही? गांधी ने कहा था सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, और वानगो ने कहा था महान चित्रकार है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने कहा सर्वश्रेष्ठ और किसने कहा महान चित्रकार। तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार गांधी ने कहा था किसके बारे में? ईसा के बारे में। और तब इन्होंने डच काल पर आधारित एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया था। ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण चित्र बनाया था, और उस चित्र का नाम था, ध्यान दीजिएगा, उस महत्वपूर्ण चित्र का जो नाम था ईसा, जब डच काल के दौरान इन्होंने चित्र बनाया था आलू भक्षी। आलू भक्षी का नाम होता है, आलू भक्षी को अंग्रेजी में कहेंगे पोटैटो ईटर्स। पोटैटो ईटर्स, आलू भक्षी यानी आलू खाने वाले लोग। क्या कहेंगे? आलू भक्षी यानी पोटैटो ईटर्स। ठीक है। और इस चित्र में इन्होंने काला और भूरा रंगों का प्रयोग किया था। इस चित्र पर इन्होंने काला भूरा रंगों का प्रयोग किया था। कौन चित्र था? आलू भक्षी। ये चित्र वर्तमान में वानगो संग्रहालय एम्स्टर्डम हॉलैंड, ये चित्र कहां सुरक्षित है? वानगो संग्रहालय। याद कर लीजिएगा, कौन संग्रहालय? वानगो संग्रहालय एम्स्टर्डम हॉलैंड में ये चित्र आज भी सुरक्षित है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से वानगो संग्रहालय एम्स्टर्डम हॉलैंड में ये चित्र आज भी सुरक्षित है। तो एक चीज ये देखने में आया कि ये जो चित्रकार थे, मानसिक संतुलन इनका सही था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण इनका संतुलन थोड़ा से हट गया था। आइए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद वानगो के जीवन में, ध्यान रखना, वानगो के जीवन में एक महिला, इनके जीवन में एक महिला आई। उस महिला का नाम था सीएन। उस महिला का नाम क्या था? सीएन। याद कर लीजिएगा, उस महिला का नाम था सीएन। ये एक महिला, यही नाम लिखा है, एक महिला आई, उसका नाम था सीएन, जो कभी अपने समय में ये एक क्या थी? वैश्या थी। जो एक वैश्या थी, सीएन नाम उसका। क्लियर हो रहा है? क्या नाम था उसका? एक वैश्या थी ये। तो इस तरह से ये देखने को मिला कि ये बड़े दयालु थे। तो उस महिला को अपने घर ले आए, उसको दवा दारू कराया। दवा दारू का मतलब उसको खाना खिलाया, उसको दवा दिलाई। और एक तो महिला बिल्कुल मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, एक। दूसरी बात, वो गर्भवती थी। कुछ दिन उसके अपने पास रखा उन्होंने इसको, उससे इनको हमदर्दी हो गई, उसको भी इनसे हमदर्दी हो गई। और उन्होंने इस सीएन महिला जो वैश्या थी, इस पर इन्होंने एक चित्र बनाया। इसके जीवन पर आधारित लेकर इन्होंने एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम था दुख। कौन सा चित्र बनाया? ये चित्र बनाया इन्होंने दुख। उस चित्र का नाम था दुख। इन्होंने नीचे लिखा, शीर्षक में लिखा कि एक अकेली महिला कैसे रह सकती है। एक अकेली महिला कैसे रह सकती है। और इन्होंने ये चित्र बनाया, उस चित्र का नाम था दुख। इनको सिंपैथी हुई और इन्होंने सीएन से, इस महिला से इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये विवाह प्रस्ताव ठुकरा करके ये भी चली गई।
फिर इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये महिला इनको ठुकरा कर चली गई। कहे बताओ वैश्या हमसे जो है ठुकरा के चली गई, एक महान चित्कार को नहीं समझ पा रही। इस तरह से इन्होंने दिमाग में इनका अपसेट हो गया। कहा अब कुछ नहीं करेंगे, अब केवल चित्कारी करेंगे। तो तब इन्होंने आंटवर्प, याद कर लीजिएगा, वानगो ने आंटवर्प कला संस्था में दाखिला लिया। इन्होंने आंटवर्प कला संस्था में इन्होंने दाखिला लिया और यहां पर ये क्या करने लगे, ये चित्रकारी पूर्ण रूप से सीखने लगे। बहुत उम्र अभी इनकी नहीं थी, क्योंकि 37 साल की उम्र में इनकी डेथ भी हो गई थी। तो यहां पर आंटवर्प में जब ये चित्रकारी सीखने लगे तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने काम गलत ये किया कि जब ये चित्र बनाते तो अधिक मात्रा में रंग लेते। जब ये चित्र बनाते तो रंग बहुत लेते थे। क्या करते थे, अधिक मात्रा में ये रंग बहुत लेते थे। इतना लेते थे, जब ज्यादा रंग लोगे तो क्या होगा, रंग बहने लगेगा। तो रंग बहने लगेगा। जब रंग बहने लगा तो एक शिक्षक ने कहा कि ये कौन जो है विद्यार्थी है, ये कौन छात्र है जो इस तरह का प्रयोग कर रहा, तुम कौन हो। उससे पूछा डाक करके, तुम कौन हो, मतलब छात्र से। छात्र कौन, वानगो। तो वानगो ने आवेश में आकर कहा, मैं डच आदमी हूं। क्या कहा इन्होंने कहा मैं हूं डच आदमी वानगो। ये कोटेशन याद कर लीजिएगा। वानगो ने आवेश में आकर क्या कहा, मैं हूं डच आदमी वानगो। ये बात किसने कही, वानगो ने कहा, उस शिक्षक से कहा। गुस्से में आकर के इन्होंने वो संस्था छोड़ दी। छोड़ने के बाद इन्होंने कोरमो चित्रशाला में इन्होंने दाखिला लिया। कौन सी चित्रशाला, कोरमो चित्रशाला में दाखिला लिया। यहां इनसे कई प्रभाववादी चित्रकार मिले, उनसे प्रभावित हुए, प्रभाववादी चित्रकारों से प्रभावित हुए। और प्रभाववादी चित्रकार जैसे लोत्रेक, जैसे कौन, लोत्रेक, रिनवार आदि सब चित्रकार थे, उनसे प्रभावित हुए। और तब इन्होंने प्रभाववाद पर कुछ चित्र बनाए। कौन से चित्र बनाए, आइए देखते हैं। तब इन्होंने वानगो ने प्रभाववाद पर आधारित चित्र बनाए। प्रभाववाद पर आधारित चित्र बनाए। कौन सा बनाया, पहला चित्र पीला वस्तु चित्र। क्या नाम है, पीला वस्तु चित्र। पूरा नाम है पीला वस्तु चित्र। दूसरा कौन सा इनका चित्र है, दूसरा इनका चित्र है पेर तांगवी का व्यक्ति चित्र। पेर तांगवी का व्यक्ति चित्र, याद कर लीजिएगा, पेर तांगवी का व्यक्ति चित्र। ठीक है, इसको अच्छी तरह ध्यान रखिए, पेर तांगवी का व्यक्ति चित्र। क्लियर हो रहा। इस तरह से इन्होंने प्रभाववाद पर चित्र बनाया। उसके बाद ये चले आए कहां, आर्ल। कहां पर चले आए, आर्ल नामक गांव में रहने लगे। कौन से गांव में, आर्ल। ठीक है, ये कहां है, दक्षिणी फ्रांस के आर्ल नामक गांव आए। दक्षिणी फ्रांस की आर्ल नामक गांव आए। यहां आकर के इन्होंने एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम है सूरजमुखी का फूल। इन्होंने सूरजमुखी का फूल, इसके इन्होंने अनेक चित्र बनाए।
वान गो ने सबसे ज्यादा चित्र किसके बनाए? तो आप कहोगे वान गो ने सबसे अधिक जो चित्र बनाए हो किसके बनाए हैं? सूरजमुखी के फूल के चित्र बनाए हैं। इन्होंने सबसे अधिक सूरजमुखी के फूल के चित्र बनाए। कहां बनाया था? फ्रांस के आर नामक गांव में। ध्यान देना, कहां पर बनाया था? इन्होंने फ्रांस के आर नामक गांव में चित्र बनाया था। इसी तरीके से यहां पर एक और चित्र बनाया था। एक तो चित्र ये बनाया था और दूसरा चित्र बनाया था गॉग की कुर्सी। गॉग कौन? पॉल गॉगिन। गॉग की कुर्सी, याद कर लीजिएगा, गॉग की कुर्सी किसने? ये कौन है? ये इनको कहते हैं गॉग कौन? पॉल गॉगिन। इनको कहते हैं पॉल गॉगिन। इन्हीं कहते हैं गॉग, इनको गॉग भी कहते हैं। तो इन्होंने गॉग की कुर्सी बनाई और उस कुर्सी ये चित्र बनाई कहां? आर नामक। इन्होंने गॉग की कुर्सी बनाई, समझना मेरी बात को, इन्होंने गॉग की कुर्सी बनाई आर नामक गांव में और पॉल गॉगिन को भोजन पर आमंत्रित किया कि पॉल गॉगिन आप भी आइए, आप ही हमारी विचारधारा के और आप आकर के हमारे चित्र बनाइए आकर के। वो चित्र कह रहे हैं आइए हमारे भोजन करिए आकर के। तो भोजन उन्होंने पॉल गॉगिन ने स्वीकार कर लिया और आर नामक गांव में ये भोजन करने आए। दो मेज थी, मेज के आमने सामने दोनों बैठ गए। बैठ करके भोजन कर रहे थे दोनों लोग। भोजन करते करते बातचीत शुरू हो गई। भोजन करते करते दोनों में बातचीत शुरू हो गई। अच्छी तरह से बातचीत होती रही। ठीक है, तो भाई दावत की थी किसने? दावत वान गो ने की थी। किसको की थी? गॉगिन को की थी। गॉगिन समझने मैं बड़ा चित्रकार हूं, मैं बड़ा चित्रकार। कहा तुम उनसे कहे, वान गो से कहे कि वान गो तुम अभी रेखा चित्र और बनाओ भाई, और थोड़ी मेहनत करो भाई। तो किसी एक चित्र को लेकर के, किसी एक विचारधारा को लेकर के दोनों में आपस में कुछ तनातनी हो गई। खाना खा ही रहे थे, भोजन कर ही रहे थे। खाते खाते जो है गुस्से में वान गो ने उठाया प्याला और मारा मुंह पे इनके, किनके? पॉल गॉगिन के। पॉल गॉगिन के मुंह पे जब मारा, इन गॉग के मारा, तो वो अपने आप को बचा लिए, प्याला हट गया। बातचीत पे और बढ़ते गई, क्या बदतमीजी है, क्या है हरकत, क्यों कर रहे हो भाई? लेकिन वो माने नहीं, ये भी लड़ने लगे। जब ये लड़ने लगे तो और मामला बढ़ गया। तो ये उठाए जो है अस्तूरा उठाया। अस्तूरा जानते होगे आप लोग, जो अस्तूरा जिससे बाल छीनते हैं। इन्होंने अस्तूरा उठाया और उठाने के बाद उसको दौड़ा लिए। कहा आज तुमको छोड़ूंगा, या तो आज तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। कुल मिला करके उन्होंने उस अस्तूरा तो भाग निकले। गुस्से में थे, उठाया अपना कान, उन्हें अपना कान काट लिया। किसने? वान गो ने। वान गो ने कान काटा। काटे भले लहूलुहान थे, उन्हें काट करके कागज में लपेट करके जा करके वैश्या के, वही वैश्या शीएन वैश्या के दरवाजे पर रखाए। तो इसलिए कुछ किताबों में लिखा है कि उन्होंने वैश्या के लिए अपने कान काट लिए थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसको? पॉल गॉगिन को फंसाने के लिए उन्होंने कान काटा था। पॉल गॉगिन को फंसाने के लिए उन्होंने कान काटा और काट करके वो सीधे जो है वैश्या के द्वार पर यानी दरवाजे रखाए थे। तो जैसे विकल्प होगा वैसे टिक मारिएगा कि वो पॉल गॉगिन को फंसाने के लिए वो कान काटे थे या वैश्या के उस पे दुखी में होकर के उन्होंने कान काटे थे। तो विकल्प के आधार पर आप टिक मार लीजिए। लेकिन वास्तविकता यही किताब में लिखा है कि उनको फंसाने के लिए, उनको फंसाने मतलब क्रोध में आकर के उसको जो है तब इन्होंने कान काट लिया था। और जब इन्होंने कान काट लेकर तो लहूलुहान हो गए। लहूलुहान हो तो भाई को मालूम हुआ, भाई थियो आया और उनको अस्पताल में दाखिल कराया। दाखिल कराने के बाद जब छुट्टी पाए तो छुट्टी के बाद इनको फिर ले गए। फिर ले जाने के बाद इन्होंने कुछ दिन तक की चित्र नहीं बनाया, फिर उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। ठीक है, और तो इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चित्र इन्होंने कुछ और बनाए, जैसे इनके कुछ अन्य चित्र बनाए। कौन कौन से चित्र बनाए? ऐसे में जो इनके चित्र हैं आपको याद रखना होगा, घाटी। कौन सा चित्र? घाटी। तारो भरी रात, तारो भरी रात। और एक और इनका चित्र है, उसका नाम है सरो वृक्ष का मार्ग। ठीक है, कौन सा है? सरो वृक्ष का मार्ग। ये 3 चित्र बनाए इन्होंने। और 3 चित्र बनाने के बाद ये छोड़ आए थे किनके यहां? ये छोड़ आए थे डॉक्टर गाशे।
डॉक्टर गाशे के यहां। डॉक्टर गाशे ने, किसी को मालूम है कि डॉक्टर गाशे किसी का चित खरीदा था? जरा किसी को याद हो बताए जल्दी से मुझे फटाफट। डॉक्टर गाशे ने किसी का चित खरीदा था? नहीं मालूम? सेजान का, बिल्कुल सही, सेजान का। इन्होंने सेजान का चित खरीदा था। डॉक्टर गाशे ने ही सेजान का पहला चित खरीदा था। बिल्कुल सही, आप जिसने कहा सेजान वो सही आंसर है। तो इन्होंने सेजान का चित खरीदा, तो ये वही गाशे हैं। कहाँ रहते थे ये? फ्रांस के ओवेर, फ्रांस के ओवेर नामक स्थान पर रहते थे। ध्यान रखना, कहाँ रहते थे? फ्रांस के ओवेर नामक स्थान पर रहते थे। ठीक है, तो कुछ दिन तक की यहां ठीक ठाक रहे। एक दिन चित्र बना रहे थे, चित्र बनाते बनाते रंग पी गए। तो रंग पीने वाला कलाकार कौन? वान गो। रंग पी गए थे। रंग पीने वाला कलाकार कौन? वान गो। तो भारतीय चित्रकार में कौन था रंग पीने वाला? जरा कोई बताएगा मुझे? भारतीय चित्रकार में कोई रंग पीने वाला कलाकार था? कोई मुझे बता सकता है? जल्दी मुझे बताएं। तो इस तरह से डॉक्टर गाशे के यहां ये रहने लगे और यहीं पर चित्रकारी करते थे। मानसिक संतुलन इनका लगभग बिगड़ चुका था। मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका था। बिल्कुल सही। क्या नाम था उसका? दसवंत। दसवंत। मुगल काल में दसवंत जो है वो रंग पीने के कारण उसकी जो है मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया था। बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से वान गो गाशे के यहां थे। डॉक्टर गाशे, डॉक्टर गाशे के यहां थे। एक दिन इन्होंने, यानी वान गो ने, ध्यान देना, वान गो ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। क्या किया था इन्होंने? वान गो ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और वो समय था कब? 1890 में। 37 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वयं गोली मार करके आत्महत्या कर ली। डॉक्टर गाशे ने इनके भाई थियो को बुलाया। थियो ने इनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके इनके जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया उसी स्थान पर बहुत सारे सूरजमुखी के फूल लगा दिए गए थे। बहुत सारे सूरजमुखी के फूल लगा दिए गए थे। तो ध्यान रखना, सूरजमुखी के फूल किसने बनाया था? तो वान गो ने। तो इन्होंने अपने जीवन में 700, ध्यान देना, वान गो ने 700 रेखा चित्र, नहीं रंगीन चित्र, 700 रंगीन चित्र, याद कर लीजिएगा, 700 रंगीन चित्र, 1000 रेखा चित्र। इसके अलावा इन्होंने एक दृश्य चित्र, एक व्यक्ति चित्र, एक दृश्य चित्र, एक व्यक्ति चित्र, इस तरह से इन्होंने, वान गो ने इतने चित्र लगभग इन्होंने बनाए थे। तो ध्यान रखना, ये वान गो द्वारा बनाए गए इनके चित्र हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु के कितने? इनकी मृत्यु के 20 साल बाद, इनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद डॉक्टर गैजेट ने सूरजमुखी का
चित्र खरीदा था। कितने में खरीदा था? ये खरीदा था 3 लाख में। कितने में खरीदा था इसको डॉक्टर गैजेट ने? इसको खरीदा था इन्होंने 3 लाख रुपए में। याद कर लीजिएगा, कितने में? 3 लाख में इन्होंने इस चित्र को खरीदा था। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बना देते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से इनके अन्य प्रमुख चित्र हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं और जल्दी से। ठीक है, तो इनके कौन कौन से इनके पहले अन्य प्रमुख चित्र हैं। पहले तो ये देख लें कि वान गो ने क्या कहा है। पहले तो इनके कथन कुछ देख लें। वान गो के अनुसार, वान गो के अनुसार क्या कहा है वान गो के अनुसार? पहला इन्होंने कहा है कि मेरे सूरजमुखी के फूलों के चित्रों पर गिरजाघरों क्या है? गिरजाघरों के कांच का प्रभाव है। कांच चित्रों का प्रभाव है। कांच चित्रों का प्रभाव है। कोटेशन याद कर लीजिएगा, आपको याद करना है। ये पहला था। दूसरा इनको क्या कथन है? इन्होंने दूसरा कहा था कला के लिए कला है। ये किसने कहा था कला के लिए कला है? तो कहोगे आप वान गो ने कहा था। तो ये इनके कथन हैं, ध्यान रखना। और एक कथन तो वो कथन था कि मैं हूं डच आदमी वान गो, एक कथन इनका ये था। आइए अब देखते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। अन्य प्रमुख चित्र, पहला है द साइप्रस ट्री। इसी तरीके से मैटरनिटी, इसी तरह से मैटरनिटी, इसी